3 जनवरी 2026 की रात तकरीबन 2 बजे फ्लोरिडा के एक बंद कमरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी चमक रही थी, जहां सामने बैठा शख्स दुनिया का ताकतवर तरीन रहनुमा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप स्क्रीन पर किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं बल्कि हजारों मील दूर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की रिहाइशगाह पर अपनी ही फौज का लाइव ऑपरेशन देख रहे हैं। गहरी नींद में महफ निकोलस मादुरो को गुमान तक भी नहीं था कि अगले ही लम्हे उन्हें एक खुफिया ऑपरेशन के तहत हिरासत में लिया जाने वाला है। कुछ ही देर कबल दूसरी तरफ काराकस को एक बड़े साइबर हमले के जरिए मुकम्मल ब्लैकआउट का शिकार कर दिया गया। पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका था। फिर ट्रंप के अहकामात पर 20 मुख्तलिफ एयर बेसिस से 150 से ज्यादा फौजी तैयारों ने परवाज भरी। इसके फौरन बाद काराकस के गिरदोनवाम में कयाम एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स को तबाह कर दिया गया ताकि हेलीकॉप्टर की रवानगी का रास्ता साफ हो सके। इस शदीद हमले में 40 अफराद जान बहक हुए। कैरिबियन सी के ऊपर लहरों से महज सिर्फ 100 फीट की बुलंदी पर अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिफाई रडारों और सिग्नल्स को चकमा देते हुए मुकम्मल खामोशी के साथ पेशकदमी कर रहे थे। उनका वाहिद हदफ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो थे। रात ठीक 2 बजे ये हेलीकॉप्टर मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचे। लैंडिंग के दौरान उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान में डेल्टा फोर्स के कमांडोज एक शदीद धमाके के साथ बिल्डिंग में दाखिल हुए और महज सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर मादुरो के कमरे तक पहुंच गए। कमांडो को देखते ही मादुरो अपने सेफ रूम की तरफ भाग गए, लेकिन कमांडो ने उन्हें फौरन दबोच लिया। यहाँ से उन्हें हिरासत में लेकर सीधा न्यूयॉर्क की तरफ रवाना कर दिया गया। मादुरो की जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीरें सामने आई। किसी दूसरे मुल्क का इलेक्टेड प्रेसिडेंट अब यूएस की सरजमीन पर था। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर बयान दिया, इट वाज जस्ट लाइक अ वाचिंग टेलीविजन। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. इस वाक़ये ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हर जहन में 2 सवालात थे। आखिर यूएसए ने ऐसा क्यों किया? और दूसरा, क्या यूएसए के लिए किसी भी मुल्क के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को घर से उठाना इतना आसान है? अगर ऐसा है तो फिर आलमी कावानीन और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां खड़े हैं? नवंबर 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को फोन पे वाज़ेह अल्टीमेटम दिया कि इक़्तिदार और मुल्क छोड़ दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मगर मादुरो ने 2 टोक इनकार कर दिया। बाद अज़ां यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की कि मादुरो को इस नतीजे से बचने के लिए नहायत पुरकशिश ऑप्शन दिए गए थे, मगर उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया। But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. लेकिन असल खेल तो यहाँ से शुरू होता है। आखिर मार्को रूबियो किस वजह से अंजाम से बचने की बात कर रहे थे? दुनिया के सामने फौरन एक ऑफिशियल नैरेटिव पेश किया गया नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग का। वाशिंगटन का दावा था कि डिक्टेटर मादुरो एक आलमी ड्रग सिंडिकेट चला। Dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. मगर जरा ठहरिए और सोचिए कि अगर मसला सिर्फ नारकोटिक्स का था तो क्या हिस्ट्री में कभी किसी ड्रग लॉर्ड के लिए फाइटर जेट्स, स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स, एयर स्ट्राइक्स और कैपिटल सिटी पर डायरेक्ट इन्वेजन किया गया? नहीं, इस कहानी की असल तय के नीचे तो कुछ और ही छुपाया गया था, और उस राज का रंग है काला सोना, आसान लफ्जों में तेल, क्रूड ऑयल। वेनेजुएला के पास जमीन के नीचे तकरीबन 303 बिलियन बैरल का प्रूवन ऑयल रिजर्व मौजूद है। ये तादाद सऊदी अरेबिया, रशिया और खुद अमेरिका से कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन इस ऑयल में एक टेक्निकल ट्विस्ट है। वेनेजुएला का ऑयल आम क्रूड ऑयल जैसा नहीं है, बल्कि हैवी और सोर होता है। When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from अमेरिका की गल्फ कोस्ट पर बनी हुई स्पेशलाइज्ड रिफाइनरीज सालों से इसी हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई थी।
1999 में प्रेसिडेंट हुगो चावेज के आने के बाद वेनेजुएला ने अपना ऑयल पर स्ट्रेट कंट्रोल लगा दिया। अमेरिकन ऑयल जायंट्स बाहर निकाल दी गई, रिलेशंस खराब हुए, सेक्शंस लगी और वेनेजुएला ने अपना रुख अमेरिका से मोड़कर चाइना और रशिया की तरफ कर दिया। तो क्या ये ऑपरेशन वाकई ड्रग्स के खिलाफ था या फिर ग्लोबल एनर्जी डोमिनेंस, डॉलर सिस्टम और जियोपॉलिटिक्स की एक अजीम जंग थी? अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और खौफनाक पहलू पर, इंटरनेशनल लॉ। छोड़िए थोड़ी देर के लिए कि मादुरो अच्छा लीडर था या बुरा, डिक्टेटर था या ड्रग स्मगलर। यहाँ सवाल एक फंडामेंटल रूल का है। अगर कल को कोई भी ताकतवर मुल्क अपनी मिलिट्री पावर के घमंड में किसी दूसरे सॉवरेन मुल्क के कैपिटल में घुसकर वहां से स्टेट हेड को उसके कमरे से उठाकर ले जाए, तो फिर यूनाइटेड नेशन, सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल बॉर्डर का क्या वजूद रह गया? फैसला सिर्फ वेनेजुएला का नहीं था, फैसला इस ग्लोबल ऑर्डर का था जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं। और इस कहानी के आखिर में सबसे तीखा सवाल भी यही है कि अगर ताकतवर को कानून तोड़ने का हक मिल जाए तो फिर इस दुनिया में कानून किसके लिए बचेगा? इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।